नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे धर्म सुधार आंदोलन की, और धर्म सुधार आंदोलन में अब तक हमने जो पढ़ा उसको 2 मिनट में ब्रीफ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इंग्लैंड के अंदर इसकी जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखिए कि मार्टिन लूथर वो प्रथम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हालांकि इनसे पहले भी धर्म सुधार के लिए कुछ सुधारकों ने अपना बलिदान दिया, परंतु मार्टिन लूथर पहले वो व्यक्तित्व माने जा सकते हैं जहां से जर्मन प्रदेशों के अंदर एक जागृति आई और धर्म सुधार के लिए प्रारंभिक प्रयास किए गए। और वहां पर एक समझौता हुआ, ऑक्सबर्ग का समझौता। आपको याद होगा 1555 का ये समझौता था। इस समझौते के माध्यम से जो प्रोटेस्टेंट रोमन कैथोलिक के विरोध में जो धर्म विकसित हुआ उसको मान्यता प्रदान कर दी गई थी। इसके बाद बात करें तो स्विट्जरलैंड के क्षेत्र में देखें तो स्विट्जरलैंड में काफ़ी प्रभाव रहा। मैं नाम लूँ ज्विंगली का या काल्विन का भी योगदान रहा हुआ उस क्षेत्र में। तो यहाँ पर कैपल की संधि के द्वारा, कैपल या कॉपल की संधि के द्वारा प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों को समकक्ष मान्यता प्रदान कर दी गई। अर्थात वहाँ जो अनुयायी थे उन्हें धर्म की आज़ादी दे दी गई कि आप प्रोटेस्टेंट को भी स्वीकार कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा कि फ्रांस के अंदर जहाँ पर काल्विन का प्रभाव था, क्योंकि बेसिकली काल्विन जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे, यहाँ पर नॉन्स के आदेश हुए, जिन्हें हम नांटेस के आदेश भी कह देते हैं। इन नॉन्स के आदेशों के द्वारा इन प्रोटेस्टेंट को मान्यता प्रदान कर दी गई। अब यहाँ पर ये देखना है कि ये धर्म युद्ध चलते रहे, गृह युद्ध बन गए ये, और इन गृह युद्धों की समाप्ति एक संधि के माध्यम से हुई जिसे वेस्टफेलिया की संधि कहा जाता है। वेस्टफेलिया की संधि, और इस वेस्टफेलिया की संधि का जो टाइमिंग है वो 1648 ईस्वी है। तो यहाँ से धर्म के जो विवाद थे वो कहीं कम हो गए और प्रोटेस्टेंट को स्वतंत्र रूप से अपना धर्म स्थापित करने, अपना चर्च स्थापित करने और आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया गया। इसी के साथ हम जब बातचीत करते हैं तो ये इन्हें किस किस नाम से हम लोग बुला रहे थे, तो यहाँ पर देखिए मार्टिन लूथर के जो अनुयायी हैं वो तो प्रोटेस्टेंट ही कहला रहे थे, परंतु जब स्विट्जरलैंड में काल्विनवाद अस्तित्व में आया तो इनके अनुयायी प्रेस्बाइटेरियंस कहलाए। और यदि मैं यहाँ फ्रांस की बात करूँ तो यहाँ पर इन अनुयायियों को ह्यूगोनॉट्स कहा गया। और यदि मैं यहीं इंग्लैंड और अमेरिका की बात करूँ, यूएसए की बात करूँ, तो यहाँ पर इन्हें प्योरिटन्स कहा गया। प्योरिटन्स बताया था मैंने, प्योर से बना है, प्योर माने शुद्ध, तो विशुद्धतावादी प्योरिटन्स जो थे वो ये प्रोटेस्टेंट के ही सभी स्वरूप हैं। इन अनुयायियों को इन नामों से बुलाया गया, जैसे इंग्लैंड और अमेरिका में प्योरिटन्स कहा गया। परंतु इंग्लैंड और यूएसए के अंदर एक चीज़ डिफ़र हुई, अमेरिका में एक चीज़ डिफ़र हुई, वो ये कि यहाँ पर प्रोटेस्टेंट के उस स्वरूप को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया गया जिस तरह का स्वरूप मार्टिन लूथर या काल्विन ने डेवलप किया था। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको डिफरेंट दिखाई देती हैं, और डिफरेंट दिखने की वजह से कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसकी वजह से चीज़ें अलग हो गई। और यहाँ पर इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद अस्तित्व में आया, जिसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। और अमेरिका के अंदर इसको कहा गया एपिस्कोप्लियनिज्म। ये एक नया स्वरूप धर्म का देखने को आपको मिलेगा, तो इन नामों से बुलाया गया। और अब हम बात करने वाले हैं कि एंग्लिकनवाद की क्या कहानी थी और किस तरह से यह अस्तित्व में आया। तो इंग्लैंड के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जो अपनी नौसेना शक्ति के लिए प्रसिद्ध रहा है। सबसे पहले चाहे लिखित ना हो परंतु लोकतंत्र की स्थापना के लिए तो लोगों की जागरूकता कहीं ना कहीं इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा है, और उस जागरूकता में धर्म का एक नया स्वरूप आपको देखने को मिलता है जिसे हम एंग्लिकनवाद के नाम से जानते हैं। एंग्लिकनवाद क्या था ये एक बार देख लेते हैं।
देखिए 15वीं शताब्दी के अंत में और 16वीं शताब्दी में यहाँ पर ट्यूडर वंश का शासन था और ट्यूडर वंश के जो शासक थे उनका नाम था हेनरी अष्टम। हेनरी अष्टम यहाँ शासक थे और आपको बताएं ये कैथोलिक मान्यताओं के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, कैथोलिक के कट्टर समर्थक थे। कौन? ये थे हेनरी अष्टम, जिन्होंने एक किताब भी लिखी द डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट्स, द डिफेंस ऑफ सेवन सेक्रामेंट्स। और इसके अंदर इन्होंने उन 7 संस्कारों की रक्षा की है, अर्थात 7 संस्कारों को बचाने की बात की है, जिसको कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट वाले जो हैं वो समाप्त करना चाहते हैं। वो 3 पे लाना चाहते हैं, 3 ही संस्कारों को रखना चाहते हैं। और यहाँ पर 7 संस्कार जो ईसा के समय से जारी थे, उन 7 संस्कारों को बचाने के लिए अपनी एक किताब भी लिखी। और पोप इनसे बड़े खुश थे क्योंकि ये पूरी तरह से कैथोलिक चर्च के प्रति समर्पित थे और उनके लिए बहुत योगदान कर रहे थे। अब हेनरी अष्टम की जो पत्नी थी उनका नाम था कैथरीन। यहाँ से कहानी डेवलप होती है। हेनरी अष्टम की पत्नी का नाम था कैथरीन। और ये कैथरीन कौन है? तो यहाँ आपको बताएं, स्पेन के जो शासक थे चार्ल्स फिफ्थ की बुआ थी ये कैथरीन इनकी पत्नी है। इनके एक पुत्री थी जिसका नाम था मेरी। ठीक है, कैथरीन की एक पुत्री थी जिसका नाम था मेरी। और यहाँ पर ये हेनरी अष्टम पुत्र की चाहत में, पुत्र चाहते हैं, पुत्री है, पुत्र की चाहते हैं, पुत्र नहीं है, तो इसलिए एक सेविका से विवाह करने के बारे में सोचते हैं जिसका नाम था एल बोलन। ठीक है, एल बोलन से विवाह करना चाहते हैं हेनरी अष्टम। बिल्कुल स्पष्ट रखें, हेनरी अष्टम हैं, ट्यूडर वंश के शासक हैं इंग्लैंड के अंदर, और वो कैथरीन पत्नी है उनकी, फिर भी एल बोलन से विवाह करना चाहते हैं पुत्र प्राप्ति की चाह में। और इसलिए वो जो कोशिश कर रहे हैं लगातार, उसके अंदर क्या है कि उनको जो रोमन कैथोलिक चर्च के नियम हैं उसके हिसाब से कैथरीन को तलाक देना होगा, और तलाक देने के बाद वो एल बोलन से विवाह कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन दी पोप के पास कि मैं तलाक देकर, कैथरीन को तलाक देकर एल बोलन से विवाह करना चाहता हूँ। अब पोप के पास बड़ी समस्या ये है कि वो इस चीज़ को अनुमति नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप इस तरह की अनुमति देते हैं तो एक तो धर्म का स्वरूप विकृत होने की संभावनाएं बनती हैं, बहुपत्नीवाद को बढ़ावा मिलता है। और इसके साथ पोप की एक समस्या ये भी है कि जो ये चार्ल्स फिफ्थ हैं, जो स्पेन के शासक हैं, वो इस समय पोप के संरक्षक हैं। पोप के संरक्षक होने का मतलब ये है कि रोम में जो पोप रहा करते थे, तो रोम की सुरक्षा का दायित्व किसके पास है? चार्ल्स फिफ्थ के पास है। और कैथरीन कौन है? चार्ल्स फिफ्थ की बुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये चार्ल्स फिफ्थ को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि कैथरीन को अगर तलाक देने की बात को स्वीकृत कर लिया जाएगा तो चार्ल्स फिफ्थ नाराज होंगे और यहाँ पर पोप की खुद की सुरक्षा जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इस वजह से पोप ने हेनरी अष्टम को कैथरीन से तलाक की अनुमति प्रदान नहीं की, और इस वजह से ही अब हेनरी अष्टम बहुत नाराज हो जाएंगे। और नाराज होकर उन्होंने संसद में एक एक्ट पारित किया 1534 में, जिसे एक्ट ऑफ सुपरमेसी कहा गया। और इस सुपरमेसी के एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, रोम के जो पोप थे और जो चर्च था उससे अपने आप को कट कर लिया और एंग्लिकनवाद का आरंभ जिसे कहते हैं उसकी नींव डाल दी। ठीक है, मतलब हम आपके नियमों को नहीं मानेंगे, और यहाँ अपने खुद के नियमों के हिसाब से उन्होंने कैथरीन को तलाक भी दे दिया और एल बोलन से विवाह भी कर लिया। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। एल बोलन से विवाह कर लेना, एंग्लिकनवाद चर्च की स्थापना हो जाना, ये एक नया संदर्भ निकल कर आ गया। अब हेनरी अष्टम के बाद जो ट्यूडर वंश के शासक हुए उनका नाम था एडवर्ड सिक्स्थ। और एडवर्ड सिक्स्थ जो थे ये प्रोटेस्टेंट थे। अब आपको ध्यान रखना है कौन किस स्वरूप को मानने को तैयार हुआ है।
ये प्रोटेस्टेंट थे और इन्होंने प्रोटेस्टेंट होने के साथ ही उस मान्यताओं को लागू करने के लिए एक पुस्तक को मान्यता दी और वो पुस्तक लिखी थी क्रेमर ने। क्रेमर की पुस्तक का नाम था बुक ऑफ कॉमन प्रेयर। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर नाम की एक किताब क्रेमर ने लिखी जिसमें 42 सिद्धांत दिए गए थे। उन 42 सिद्धांतों की पुस्तक को मान्यता दी एडवर्ड सिक्स्थ ने, जो प्रोटेस्टेंट से संबंधित थी। ठीक है, अब एडवर्ड सिक्स्थ का कार्यकाल भी बहुत कम समय का रहा और जब कम समय का रहा तो इसके बाद जो शासिका बनी, आपको बता दें हेनरी अष्टम के बाद एडवर्ड सिक्स्थ और एडवर्ड सिक्स्थ के बाद शासिका बनी हेनरी अष्टम की पुत्री जो कैथरीन से उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम था मैरी। इतिहास में इन्हें ब्लडी मैरी के नाम से जाना जाता, ब्लडी मैरी के नाम से जानते हैं। और ब्लडी मैरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कत्लेआम कराया। क्यों कत्लेआम कराया? क्योंकि ये कट्टर कैथोलिक थी। अब बिल्कुल ध्यान रखना है, पिता की वास्तविक पिता का जो स्वरूप था वो कैथोलिक था और यहाँ पर वापस से कट्टर कैथोलिक स्वरूप देखने को मिलेगा आपको। और इस भागम भाग में एंग्लिकनवाद कहीं अभी छूट गया है कि एंग्लिकनवाद का स्वरूप, क्योंकि यहाँ प्रोटेस्टेंट आ गया और फिर कट्टर कैथोलिक मैरी आ गई और इन मैरी ने क्या किया कि इस तरह का स्वरूप अपनाया जहाँ पर जो भी लोग प्रोटेस्टेंटवाद का समर्थन किया करते थे उनका कत्लेआम किया गया। और इस कत्लेआम का सबसे बड़ा उदाहरण है क्रेमर। इन क्रेमर को जिंदा जला दिया गया। ठीक है, इनको जिंदा जला दिया गया और इस तरह से इस मैरी ने वहाँ के स्पेन के ही शासक, उस समय के जो शासक थे फिलिप सेकंड, उनसे विवाह कर लिया। फिलिप सेकंड से विवाह कर लिया। किसने? मैरी ने। वो भी कट्टर कैथोलिक थे तो दोनों ही कट्टर कैथोलिक आपस में विवाह कर लिया और मैरी का कार्यकाल भी बहुत लंबा नहीं रहा। इन मैरी के बाद जो शासक या शासिका बने वो थी एलिजाबेथ। और एलिजाबेथ का नाम हम लोग काफ़ी बार सुनते हैं। इन एलिजाबेथ का भी शासनकाल, इनका लंबा शासनकाल रहा और ये जो है इन्होंने पुनः एंग्लिकनवाद को संरक्षण दिया। अब आपसे ये कहा जाए कि एंग्लिकनवाद को संरक्षण किसने दिया, तो हेनरी अष्टम ने केवल शुरुआत की है। एंग्लिकनवाद के चर्च की स्थापना और उसको संरक्षण देने का मुख्य काम किसने किया? एलिजाबेथ ने किया। और इन्होंने जो क्रेमर के 42 सिद्धांत थे उनमें से 39 सिद्धांतों को स्वीकृति प्रदान कर दी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्रेमर के 42 जो बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो लैटिन के स्थान पर प्रेयर की लैंग्वेज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया। आपको ध्यान रखना है किस में कन्वर्ट किया गया। देखिए, लैटिन भाषा का इस्तेमाल जो हो रहा था वो कहीं ना कहीं जो पुरानी मान्यताएं हैं, कैथोलिक मान्यताएं हैं, वहाँ पर लैटिन का इस्तेमाल होता था। और अब जो प्रोटेस्टेंट आया तो वहाँ पर किस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है? इंग्लिश का। तो आपको ध्यान रखना है भाषा का स्वरूप भी चेंज हुआ है। और यहाँ जो कॉमन प्रेयर की बात की गई वो किस भाषा में? इंग्लिश भाषा में विकसित की गई थी। और उन्हीं 42 सिद्धांतों में से जो क्रेमर ने दिए, यहाँ एंग्लिकनवाद का समर्थन करते हुए एलिजाबेथ ने उसमें से 39 को अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में एंग्लिकनवाद विकसित हो गया। इंग्लैंड के अंदर धर्म का एक अलग स्वरूप, थोड़ा सा डिफरेंट स्वरूप देखने को मिला और इससे बहुत नाराज थे कौन? प्योरिटन्स। प्योरिटन्स कौन थे भाई? प्योरिटन्स आपको बताया था कि जो काल्विन के अनुयायी हैं या जो कट्टर प्रोटेस्टेंट हैं वो क्या कहलाते थे? प्योरिटन्स कहलाते थे। ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे एंग्लिकनवाद से और इनकी नाराज़गी और विद्रोह इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आगे जाकर इंग्लैंड के एक शासक को फांसी तक की सज़ा दी गई, जिनका नाम था चार्ल्स फर्स्ट। और चार्ल्स फर्स्ट को फांसी की सज़ा दी गई और गणतंत्र की स्थापना का मार्ग खोल दिया गया। तो इस तरह से ये धर्म सुधार का स्वरूप हमें इंग्लैंड में देखने को मिलता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद हैं, बहुत ज़्यादा संघर्ष हैं, काफ़ी लोगों का कत्लेआम हुआ। मैं आपको बताऊं, हेनरी अष्टम ने भी जिस समय ये चर्च की स्थापना की, एक्ट ऑफ सुपरमेसी की, तो पादरियों ने इसका विरोध किया था
और टॉमस मूर जैसे लोग जो यूटोपिया के राइटर थे, आदर्श राज्य के जो राइटर थे, उनका भी कत्लेआम कर दिया गया था। तो हेनरी अष्टम ने भी वो कदम उठाए, उनकी बेटी मैरी ने भी वो कदम उठाए। और कुल मिलाकर बात ये कि इस खूनी संघर्ष के बाद इंग्लैंड के अंदर गणतंत्र की एक नई बयार आई, एक नई हवा चली और धर्म सुधार का ये स्वरूप जो है वो खंडित अवस्था में आपको देखने को मिला कि कहीं आपको कुछ लोग कैथोलिक भी मिल जाएंगे, कुछ प्रोटेस्टेंट भी मिल जाएंगे और कुछ लोग एंग्लिकनवाद के 39 सिद्धांतों को फॉलो करते हुए भी मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर इंग्लैंड के अंदर ये सारी कहानी विकसित हुई और धर्म सुधार आंदोलन का यह स्वरूप हमें देखने को मिला। अब नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में इसमें हम देखेंगे कि प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के तहत किस तरह से रोमन कैथोलिक चर्च ने अपने अंदर सुधार किए और प्रोटेस्टेंट पर उनके प्रचार पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की। आप लोग जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से। बहुत सारा धन्यवाद।